हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड फॉर एग्ज़ाम्स में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने की पूरी संभावना है और विगत वर्षों में जो प्रतियोगी परीक्षाएँ आयोजित की गई हैं उनमें भी पूछे गए हैं। तो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर सीरीज़ है जिसका यह चौथा पार्ट है। इससे पहले 3 वीडियोज़ हमने अपलोड कर दिए हैं और इंडियन पॉलिटी की एक हमने प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो आप लोग जा कर के उससे 3 वीडियोज़ जो पड़े हुए हैं देख सकते हैं। आइए आज के वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक करिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का पहला सवाल देख लेते हैं, किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता। तो देखिए, राज्यपाल की अनुमति, जो राज्यपाल होता है राज्य का, उसकी अनुमति के बिना जो है विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं, राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है। तो देखिए, राष्ट्रपति जो भाषण देते हैं, अभिभाषण देते हैं, उनका जो अभिभाषण जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है। तो राष्ट्रपति का अभिभाषण जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। तो देखिए, एक वर्ष में कम से कम 2 बार जो है संसद की बैठक होना आवश्यक है या संयुक्त सत्र होना आवश्यक है। तो देखिए, एक वर्ष में कम से कम 2 बार जो है संसद की बैठक होना आवश्यक है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं, भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में किसी एक सदन का सदस्य नहीं है, कितने समय के बाद मंत्री पद से मुक्त हो जाना पड़ता है। तो देखिए, यह महत्वपूर्ण सवाल है। यदि कोई ऐसा संसद में मंत्री बन जाता है जो राज्यसभा या लोकसभा दोनों में से किसी का भी सदस्य नहीं है, तो वह मंत्री पद पर मात्र 6 महीने तक ही रह सकता है। अगर इसके पहले उसने लोकसभा या राज्यसभा दोनों सदनों में से किसी भी सदन की जो है सदस्यता नहीं ली, तो 6 माह बाद उसका जो है मंत्री पद छीन लिया जाएगा। तो महत्वपूर्ण सवाल यह है कि बिना सदस्यता लिए किसी भी सदन की कोई भी व्यक्ति मंत्री पद पर जो है 6 माह से अधिक नहीं रह सकता। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं, किसी राज्य का लोकसभा तथा राज्यसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व है। तो देखिए, जो भारत में जो है 28 राज्य हैं वर्तमान समय में और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो उनमें जो है जो उत्तर प्रदेश राज्य है, उस उत्तर प्रदेश राज्य का जो है लोकसभा तथा राज्यसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व है। और संख्या देख लेते हैं, लोकसभा में जो है उत्तर प्रदेश से 80 मेंबर चुन के जाते हैं, जबकि राज्यसभा की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश से 31 मेंबर चुन के जाते हैं, जो सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक हैं। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं बिना किसी देरी के, भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता कौन होता है। तो देखिए, भारत सरकार का जो मुख्य विधि परामर्शदाता जो होता है भारत का महान न्यायवादी होता है। इसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। और संविधान के अनुच्छेद 76 में देखिए इनका वर्णन भी मिलता है, जो भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं। भारत के महान न्यायवादी भारत के मुख्य विधि परामर्शदाता और मुख्य विधि अधिकारी होते हैं। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं, संविधान की किस अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच संवैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है। तो देखिए, भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसमें जो है केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं, राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व किस राज्य का है। और तो देखिए, जो राज्यसभा में राज्यों का जो प्रतिनिधित्व है उसमें जो है सर्वाधिक प्रतिनिधित्व किस राज्य का है, यह सवाल कहने का आशय यह है। तो जो उत्तर प्रदेश राज्य है, अभी हमने बताया था कि उत्तर प्रदेश राज्य से जो है राज्यसभा में कुल 31 मेंबर चुन के जाते हैं, जो भारत के सभी राज्यों में सर्वाधिक हैं। तो राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व रखने वाला राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल के सदस्य कौन होते हैं। तो देखिए, भारत का जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसमें जो है निर्वाचक मंडल के रूप में कौन कौन सदस्य होते हैं। तो लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं के जो है निर्वाचित सदस्य। तो देखिए, यह महत्वपूर्ण सवाल बन जाता है, आप याद रखिएगा। देखिए, जो लोकसभा के
वैसे सदस्य जो निर्वाचित हुए हों, राज्यसभा के वैसे सदस्य जो निर्वाचित हुए हों, मनोनीत नहीं, और राज्य विधानसभाओं के वैसे सदस्य जो निर्वाचित हुए हों, मनोनीत न हुए हों। तो लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभाओं के वह सदस्य जो निर्वाचित हुए हों, वही सदस्य जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियाँ वर्णित है? तो देखिए ये कै की बात कर रहा है। कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148, देखिए 149, तो देखिए 148 से 151 तक जो है कैग से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 149 में जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियाँ वर्णित हैं। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो है भारतीय संविधान में वर्णन अनुच्छेद 148 से 151 तक मिलता है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। संविधान के किस अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता के बारे में उपबंध है? तो देखिए भारतीय संविधान की जो अनुसूची 10 है उसमें जो है दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता के बारे में उपबंध किए गए हैं। और यह अनुसूची जो है मूलभूत संविधान में नहीं थी। 52वां संविधान संशोधन सन 1985 में हुआ था, जो उसी के दौरान यह अनुसूची जोड़ी गई जो दल विदल विरोधी कानून का निर्माण करती है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय मतदान द्वारा होता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली तथा एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली का क्या तात्पर्य है? तो देखिए सभी विधानसभाओं के, एक मिनट, इस सवाल थोड़ा सा लंबा है, इसका उत्तर देख लेते हैं। देखिए भारत में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय मतदान पद्धति द्वारा होता है। तो देखिए इसमें अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली तथा एकल संक्रमणीय मतदान पद्धति का क्या तात्पर्य है, यह पूछने का प्रयास किया गया है। तो देखिए जो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो सभी विधानसभाएं जो हैं, भारत में जितनी भी विधानसभाएं हैं, उनके निर्वाचित सदस्यों के मत तथा संसद में निर्वाचित सदस्यों के मत आपस में बराबर हों, यह अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली कहलाती है। तथा एकल संक्रमणीय मत का तात्पर्य मतदान वरीयता क्रम में दिया जाए। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। पांडिचेरी के प्रशासक तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के प्रशासकों को क्या कहते हैं? तो देखिए जो पांडिचेरी के प्रशासक होते हैं तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो प्रशासक है उनको जो है उपराज्यपाल कहते हैं। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा के लिए कितनी कितनी सीट निर्धारित की गई हैं? तो देखिए बिहार राज्य में जो है लोकसभा के लिए 40 सीट निर्धारित हैं तथा राज्यसभा के लिए 16 सीटों का निर्धारण किया गया है। तो बिहार राज्य में देखिए लोकसभा का प्रतिनिधित्व 40 सीटों का है और राज्यसभा की बात की जाए तो 16 सीटों का प्रतिनिधित्व करता है बिहार राज्य। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति। तो देखिए भारतीय संघ की जो कार्यपालिका का प्रधान है वो राष्ट्रपति है। उसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। तो देखिए भारत का जो राष्ट्रपति है उसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति भी निहित है। राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग किसकी सहायता से करता है? तो देखिए भारत का जो राष्ट्रपति है जो कार्यपालिका का भी प्रधान है तथा संघ की कार्यपालिका शक्ति भी निहित है, और इस शक्ति का प्रयोग जो है राष्ट्रपति केंद्रीय जो मंत्रिमंडल होता है उसी की सहायता से करता है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। कानून निर्माण हेतु प्रस्तावित विधेयक के कितने वाचन होते हैं? तो देखिए कानून निर्माण हेतु जो प्रस्तावित विधेयक होते हैं, बिल होते हैं, उनके कम से कम 3 वाचन तो होते ही हैं। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। राष्ट्रपति कितने समय अंतराल के पश्चात वित्त आयोग का गठन करता है? तो देखिए राष्ट्रपति जो है प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात, 5 वर्ष के समय अंतराल के पश्चात जो है वित्त आयोग का गठन करता है। और वित्त आयोग जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में वर्णित है और यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। संविधान सभा के प्रारूपण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। इस समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो देखिए भारतीय संविधान सभा में जो प्रारूप समिति बनाई गई थी संविधान के निर्माण के लिए, उसके जो है अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे और इस समिति में जो है कुल मिलाकर 7 सदस्य हुआ करते थे। अगले सवाल की ओर जाते हैं।
संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार के प्रावधानों को शामिल किया गया है? तो भारतीय संविधान का भाग 3 जो है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जो अनुच्छेद हैं भाग 3 में, और इसी में जो है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के प्रावधानों का वर्णन किया गया है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का अलग से उल्लेख नहीं है। यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? तो देखिए, भारतीय संविधान में जो है कहीं भी प्रेस की स्वतंत्रता का अलग से उल्लेख नहीं है। यह जो स्वतंत्रता है, जो प्रेस की स्वतंत्रता है, वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) या 19(का) में जो है वर्णित है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। राज्यसभा तथा लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो देखिए, जब राज्यसभा और लोकसभा का जो है संयुक्त अधिवेशन होता है तो उसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष करता है। जबकि सवाल अगर यह बन जाए कि राज्यसभा और लोकसभा का संयुक्त अधिवेशन का जो आह्वान करता है, जो आहूत करता है, राज्यसभा और लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन को आहूत करता है, वह राष्ट्रपति होता है। और देखिए, जब संयुक्त अधिवेशन होता है तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। आज का वीडियो मेरा आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जो होता है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आप लोगों तक ज़रूर पहुंच सके। यह वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।